तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहा हूं आपसे इस वीडियो में। एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो आप सभी को नमस्कार। और आप सभी सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप एमकॉम के अगर आपको सभी पेपर देखने हो तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देखिएगा, रिसर्च मैथोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिएगा और इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देखिएगा। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको 2021, 22 और 23 के पेपर मिलेंगे। 2-3 बुकलेट 2022 की भी अभी रह रही हैं, तो उसको भी समय मिला तो मैं अपलोड करूँगा। और आप एक सब्जेक्ट की PDF केवल 50 रुपीज़ मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है हर वीडियो में, तो आप केवल मैसेज करिएगा। आपको जो PDF भेज दी जाएगी उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और नोट्स भी हैं, जिस भी आप मीडियम में चाहें उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, रिसीव करने का समय नहीं होता है, केवल मैसेज कीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा तो आपको आंसर दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट से बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई, तो आज मैंने इस पे आंसर पर टिक लगाए और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग है। किसी आंसर से सहमत ना हो तो अपना आंसर अगर आपने थ्योरी पोर्शन में कहीं पढ़ा हो तो उसको सही मान सकते हैं। तो मैं रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिएगा। और रिसर्च मैथोलॉजी की प्लेलिस्ट है तो उसमें आप देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सीसीएस यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको उसमें मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के। क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है रिसर्च मैथोलॉजी का, 1-2 चैप्टर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, अगर रिसर्च मैथोलॉजी आपको पेपर देना है तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा रिसर्च मैथोलॉजी, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये मैं हिंदी मीडियम में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप आंसर जो है वो सामने देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन है तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो नंबर फर्स्ट है, समंकों के प्रदर्शन की अन्य रीतियों की अपेक्षा चित्र या रेखा चित्र ध्यान आकर्षित करने में अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन बी, बोर्डिंगटन का। रेखा चित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो होती है सतत श्रेणी, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आवृत्ति वितरण की रचना के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है? चर, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो हम x और y का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जैसे कोरिलेशन का चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है, तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान होता है तो वो होता है केंद्रीय, और इंग्लिश में उसे कहते हैं सेंट्रल। वर्ग विस्तार के सूत्र का प्रतिपादन किया है तो वो किया है सर्चर्स ने। ठीक है, सर्चर्स। चलिए नेक्स्ट है, अपकिरण की माप जितनी कम होती है उसे पदमाला में स्थापित उतना ही स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, तो होता है सापेक्ष, है ना, एब्सोल्यूट। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निम्न में से किसको ध्यान नहीं देता है? तो होता है माध्य विचलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीन डिविएशन। निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर, तो ये हम सबको पता है कि ये प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम है तो वो होता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। स्टेटमेंट की शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों व आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर खोज की जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। 11, आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें शोधकर्ता शोध करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? तो हम कहते हैं नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। आधुनिक समाज में शोध के मुख्य कार्य
कौन कौन से हैं, तो ये आपको 4 दे रखे हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो जैसे कि 4th नंबर, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, 2 नंबर नई चीज़ों की खोज करना, और 1 नंबर ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। 4, 2 और 1। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। तो उपरोक्त कथन है, यह है जेम्स ट्रेवर का। किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने को शोध कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये है जी.एम. फिशर का। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रासंगिक नहीं है? तो है वस्तुनिष्ठ अवलोकन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। शोध यानी कि रिसर्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो वह है सी, कि शोध की प्रकृति पूर्वाग्रह से युक्त होती है। शोध के उद्देश्य हैं तो चारों होते हैं, थ्योरेटिकल, प्रोबेबिलिमेटिक, फैक्चुअल और प्रैग्मेटिक। ठीक है, व्यवहारिक, तथ्यात्मक, समस्यात्मक और सैद्धांतिक। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। शोध के का उद्देश्य है तो वो होता है ऑप्शन ए, योग्यता में सुधार। तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो वो होता है ऐतिहासिक शोध में। एक अच्छे शोध का उद्देश्य क्या है? तो वो है सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। किस प्रकार के शोध का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है? तो होता है मौलिक शोध, है ना, फंडामेंटल रिसर्च। क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह है हल से। किस प्रकार के शोध में उपकल्प का प्रयोग नहीं होता? तो होता है गुणात्मक, और इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव। चलिए नेक्स्ट है आपका मैचिंग करना, है ना। मैचिंग, ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी इस पेपर में आए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। जैसे कि अनुभव सिद्ध जो शोध है वो है अवलोकन तथा अनुभव पर आधारित। जो बी है प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो वो है 4th नंबर से कि कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करना। सी है व्याख्यात्मक शोध जो एक्सप्लेनेटरी आपकी रिसर्च है तो वो है 2nd नंबर से रिलेटेड कि क्यों और कैसे आदि प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास। और डी है समन्वेशी शोध, कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च, तो वो है आपका 1 नंबर, घटना के 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का प्रयास। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स समय काफी लग जाता है ना। एक सह संबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? तो वो करता है निर्धारित 2 घटनाओं के बीच का संबंध। किस प्रकार के शोध में द्वितीयक आंकड़ों, अनुभव सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी व डेल्फी तकनीकी आदि का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च, समन्वेशी शोध। अनुप्रयुक्त शोध है तो देखिए उपरोक्त सभी इसका आंसर है क्योंकि अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध और क्रियात्मक शोध तो तीनों है तो डी इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। व्यवहारिक शोध है प्रैक्टिकल रिसर्च तो वह है ऑप्शन बी करेक्ट की तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। शोध का आंकड़ा मुख्यतः है तो वो दोनों है, यानी कि केवल
क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नहीं है, ये दोनों हैं, है ना, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। शोध की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन ए कि यह अनुभव आधारित चक्रीय प्रक्रिया है। कौन से कथन सत्य हैं? ये 4 कथन आपको दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। एक तो 2 नंबर कि शोध अनुभव आधारित संकल्पना है, और 4 नंबर की शोध तार्किकता को विशेष महत्व नहीं देता, है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट है, 2 और 4। जब शोधकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो यह अवलोकन कहलाता है, तो वो कहलाता है पूर्ण नियंत्रित, फुली कंट्रोल्ड। शोध एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता, शोध के एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, तो विश्वसनीयता को भी, प्रयोग को भी और वस्तुनिष्ठ को भी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त सभी को प्राथमिकता दी जाती है। शोध सदैव होता है, तो ज्ञान की खोज करने वाला भी, प्राचीन ज्ञान को जांचने वाला भी, और ज्ञान के मध्य होने वाला रिक्तावकाश को भरने वाला। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता शोध का मूलभूत गुण है, क्योंकि इसके साथ साथ परिचायक होता है, तो वो वैधता का होता है, यानी कि वैलिडिटी का। शोध के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन, समाज में केवल पुराने ज्ञान एवं विचारों का प्रयास करता है। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह अगस्त काम्पटे, ठीक है। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत किस शोध विधि पर बल दिया जाता है? तो हिंदी में हो गया मात्रात्मक और इंग्लिश में हो गया क्वांटिटेटिव। काम्पटे के अनुसार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण का सही अनुक्रम है, तो वो है ऑप्शन डी। एक तो फर्स्ट नंबर पर कि अध्ययन विषय का चुनाव, फिर थर्ड नंबर पर अवलोकन तथा निरीक्षण द्वारा तथ्य एकत्र करना, 2 नंबर तथ्यों का विश्लेषण तथा विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, और 4 नंबर निष्कर्ष। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शोध प्रयोगात्मक अध्ययन से किस प्रक्रिया में भिन्न है? पुनरावृत्ति में, रिपीटिशन में। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है किसका? तटस्थता का। पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि ऐतिहासिक शोध के आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? तो होता है ऐतिहासिक शोध। इस चीज हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल या एम्पिरिकल रिसर्च भी कहते हैं। सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? तो तीनों, वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो ये है कि वर्तमान में इनका रूप क्या है। प्रयोगात्मक शोध में किस चर के आधार पर व्याख्या की जा सकती? तो तीनों, वन डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, और एक्सटर्नल वेरिएबल भी होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। सुटेबल हाइपोथेसिस आर फॉर्म्ड, उपयुक्त परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, है ना, प्रयोगात्मक शोध में। चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला ज्ञान डैश से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है, तो होती है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? वो होती है विषय विश्लेषण, सब्जेक्ट एनालिसिस। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? वो होती है ऐतिहासिक शोध में। प्रयोगात्मक शोध विधि के चरण हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। सबसे पहले है 2 नंबर, समस्या का चयन
एवं उसका परिभाषीकरण। फिर 1 नंबर समस्या की पहचान। 4 नंबर परिकल्पनाओं का निर्माण। 3 नंबर समंकों का एकत्रीकरण। 5 नंबर समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन या विवेचन। और 6 नंबर निष्कर्ष एवं परिणाम। ठीक है, देखिए सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। क्रियात्मक शोध किए जाते हैं किसके लिए? तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया आरंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो है समस्या की पहचान। शोध की समस्या का चयन करते समय किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है? तो चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, है ना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है कि शोधकर्ता की रुचि शोध परियोजना में अवश्य होनी चाहिए। शोधकर्ता को विषय की प्रासंगिकता का ध्यान रखना चाहिए और शोध अध्ययन को समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। और 4 नंबर की शोध समस्या के से पूर्व अनेक नैतिक मुद्दों और उनके समाधान को पहले से ही सोच लेना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। शोध की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? तो होता है विषय की प्रासंगिकता। किसी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। किसका कथन है? यह है W.R. बर्ग का। वह चर जिसमें मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंतराल मापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों कथन सही हैं कि यह मापन का तीसरा स्तर है। इस मापन प्रणाली में सांकेतिक मापन तथा क्रम सूचक मापन के सभी गुण होते हैं। इस मापन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में अंकगणितीय माध्य, मानक विचलन, टी परीक्षण आदि का प्रयोग होता है। और 4 नंबर की बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक आदि इसके उदाहरण है। जो डी ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए रिवीजन पर्पस से यही होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर पढ़िएगा, है ना। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, एक बार नॉर्मल सुन लीजिए और 2 बार ये एग्जाम के बीच में आप मेरी रिसर्च मैथोलॉजी की सारी वीडियो सुन लीजिएगा CCS यूनिवर्सिटी के पेपर, तो आपका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, एक शोधकर्ता का चरों के चयन के दौरान क्या देखना चाहिए? तीनों ऑप्शन कि स्वतंत्र चर को इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि जोड़ तोड़ प्रयोगात्मक डिजाइन के अंदर आसानी से हो सके। चरों का चयन करते समय वित्तीय साधनों का ध्यान रखना चाहिए और चरों के चयन करते समय समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है? वो है हमारा परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। किस परिकल्पना का प्रयोग सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है? वो होती है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। परिकल्पना समस्या को कहां तक पहुंचाती है? समाधान तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य परिकल्पना को वर्णित करता है? तो वो होता है चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन के लिए कुछ निश्चित इकाइयों की एक निश्चित तिथि के चयन को कहा जाता है, उसे हम कहते हैं न्यायदर्श, सैंपल। न्यायदर्श चयन के लाभ हैं, तो तीनों लाभ हैं इसके कि समय और धन की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है और सत्यता का ज्ञान भी होता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो वो होती है क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक। किसी शोध की सटीकता
सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदर्श कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन बी की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अवलोकन विधि में शोधकर्ता समस्याओं का ज्ञान, तो ऑप्शन ए स्वयं जानकर प्राप्त करता है। चलिए फिर से मैचिंग आ गया है, आपको मैचिंग करना है तो देखिए ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट है कि जो टेलीफोनिक साक्षात्कार है, इंटरव्यू, तो वो आपका जब सर्वेक्षण को कम समय में करना हो। उसके बाद आपका व्यक्तिगत जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, तो जब होता है जब प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक। उसके बाद है अनुसूचियां, शेड्यूल्स, तो प्रगणक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एन्यूमिरेटर। और फोर्थ है आपका मेल प्रश्नावली, जो मेल क्वेश्चनर होते हैं तो ये तब होते हैं जब व्यावसायिक सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है, क्या है? तो उसमें भी चारों आपके ऑप्शन करेक्ट है कि विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियां, संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता और स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। तो ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण है, तो तीनों ही गुण हैं होने चाहिए उसमें कि स्वतंत्र प्रतिप्रश्न की प्रवृत्ति और अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता भी होनी चाहिए और ज्ञान का व्यवस्थीकरण भी होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक शोध पत्र जो रिसर्च पेपर होते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? तो समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है उसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है। कार्यशाला के ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है, क्या नहीं है शामिल? कि शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना। शोध प्रक्रिया के गणितीय भाग की गणना में किसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तीनों का ही, STATA, NCSS और SPSS, तीनों का प्रयोग करना चाहिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्प्रेडशीट के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए पहला और दूसरा कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर संचालित प्रोग्राम है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें पंक्तियां और स्तंभ यानी कि जो आपके रो और कॉलम है वो एक ग्रिड का निर्माण करते हैं ना, तो ये 1 और 2 नंबर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह बहुत उच्च मानक का नहीं है, ठीक है, डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिक की श्रेणी से संबंधित है? तो वह ऑप्शन बी की साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी शोध को त्रुटि युक्त तब माना जाता है जब शोध में तार्किक तथ्य हो, है ना, यानी कि हैव लॉजिकल फैक्ट्स इन रिसर्च। नेक्स्ट है, सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण यंत्र समझना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन पर काबू यानी कि नियंत्रण प्राप्त करना संभव नहीं है और इसी कारण हमें सावधानी रखनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह है न्यूज होम का। चरों की संख्या के आधार पर समंक हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सरकारी प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन जो है वो है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। अनुसूची रीति का प्रमुख दोष यह है कि क्या है? तो ये अधिक खर्चीली होती है, ऑप्शन सी। जब समग्र असीमित हो तो उपयोग करना चाहिए, तो उसमें सैंपलिंग मेथड यूज करना चाहिए, प्रतिचयन विधि। सांख्यिकी नियमितता नियम का आधार है, तो ना तो प्राकृतिक संख्याओं का नियम, ना संभाविकता का नियम और ना ही महंक जड़ता नियम, तीनों में से कोई भी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। मानव
खून की जांच के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे सांख्यिकी शब्दावली में कहा जाता है। तो हम प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। 86 का आंसर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, क्रॉस कर दिया है। 87, किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे, तो वो होंगे संपूर्ण मजदूर, ऑल वर्कर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से जिस पर सांख्यिकीय अनुसंधान किया जाता है तो वो है, वो समस्या की परिभाषा भी हो सकती है, अनुसंधान का उद्देश्य भी हो सकता है और सूचना के स्रोत भी हो सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। सांख्यिकीय अन्वेषण के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं आंकड़ों के संकलन से पूर्व। न्याय दर्श का आवश्यक तत्व नहीं है तो वो है डिसिमिलैरिटी, असमानता। प्राथमिक समंकों के संग्रहण से अशुद्धियों एवं त्रुटियों का कारण है, तो सूचनाओं की लापरवाही भी हो सकती है, प्रगणकों की असावधानी भी हो सकती है और प्रगणकों का पक्षपात भी हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। उपसाधन की प्रचलित विधि है तो वो है निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन। यह कथन किसका है? पूर्ण रूप से शुद्ध माप भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्णतया सीधी रेखा या पूर्ण द्रव नहीं है, तो वो है बाउले का। किसने कहा है? वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सदृश्यता के अनुसार समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया, वो कहा है कोनर ने। वर्गीकरण में जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं मैनिफोल्ड, है ना, बहुगुणी। सांख्यिकीय सामग्रियों को सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है तो वो किया जाता है वर्गीकरण के बाद, आफ्टर क्लासिफिकेशन। सारणियन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तो वह समंकों का संपादन करना, एडिटिंग ऑफ डेटा। समंकों का चित्रों द्वारा निरूपण की विधि का जन्मदाता माना जाता है, किसको? विलियम प्लेफियर को। द्विविमा चित्र नहीं है, तो जो दंड चित्र होता है, बार डायग्राम, ठीक है, वो जो है द्विविमा चित्र यानी कि डायग्रामेटिक फॉर्म नहीं है। और लास्ट है आपका अंतर्विभक्त वृत्त यानी कि सब डिवाइडेड पाई डायग्राम। तो अंतर्विभक्त वृत्त चित्रों में मूल्यों को कोणों में बदलने के लिए जिस डिग्री का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वो है 360 डिग्री। तो व्यूअर्स, ये लगभग 28 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है, तो रिवीजन पर्पस से वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को 2-3 बार पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम पर्पस से, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और कम से कम देखिए, थोड़ा सा पेपर ये टफ आता है रिसर्च मैथोलॉजी का, इसलिए मैंने आपसे 2-3 बार कहा कि आप जो है कम से कम 3 बार वीडियो को सुनिएगा। एक बार नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, एक बार एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, एक बार एग्ज़ाम के दिन से एक दिन पहले, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लेलिस्ट देखते रहिएगा, रिसर्च मैथोलॉजी में काफ़ी सारी मैंने वीडियो अपलोडेड कर रखी हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बने रहिएगा व्यूवर्स चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।